क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ बड़ा बढ़िया है, ये हमारी लाइफ सिंपल कर देता है। गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स जो रहने वाला है ना, ये नेट फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस will be q inside upon epsilon नॉट। बट हमने कल ही कहा था फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये लॉ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is given by phi equal to q inside upon epsilon naught, where q inside is enclosed charge by real or imaginary Gaussian surface रियल या इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के लिए ये लॉ वैलिड है। और फिर एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पर और मेंशन करते हैं। ये गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी शेप surface of closed surface of any shape or size। सही है। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर कहते हैं Q इनसाइड जो रहेगा ना, इट विल बी अवर नेट चार्ज enclosed तो मल्टीपल चार्ज है तो हमें नेट चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, और one can consider Gaussian surface as per convenience। कन्वीनियंस मतलब हम यहाँ पर चाहेंगे कि वो सिमेट्रिक हो, क्योंकि सिमेट्री के केस में गॉस लॉ अप्लाई करना बहुत बहुत फायदा है। ठीक है, तो देखो टिपिकली हम गॉस लॉ को यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार डिटरमाइन करने के लिए हम इसे यूज करने वाले हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, फटाफट एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है field due to infinitely long straight uniformly charged conductor field due to infinitely long straight uniformly charged conductor। अगर इस प्रकार से एक बहुत लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, और आपको पूछा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो हम क्या करते हैं, हम इस P पॉइंट को लेकर एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करते हैं। तो देखो अब दो चीजें हैं, ये अगर मेरा P पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर P पॉइंट है, तो देखो देयर कैन बी अ छोटा सा एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, बट जैसा ऊपर का एलिमेंट है वैसा ही एक एलिमेंट नीचे रहेगा और उसके कारण फील्ड इस प्रकार से रहेगी। क्या सही है? अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट फील्ड जो बचेगी इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्या सही है? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट ऊपर वाले साइड में देयर विल बी एलिमेंट इन द डाउनवर्ड साइड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट इक्वल डिस्टेंस, और उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल होंगे, जो बचेंगे दोज विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे। सही है? तो एक पक्का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब हम कहते हैं नेट फ्लक्स अगर निकालना है तो हमारे पास तीन सरफेसेस हो गए, सरफेस 1, सरफेस 2 और ये कर्व सरफेस मतलब हमारा सरफेस 3। तो नेट फ्लक्स आ जाएगा विल बी इक्वल टू
phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 की वैल्यू आ जाएगी E1 डॉट DS1। phi2 की वैल्यू आ जाएगी E2 डॉट DS2 एंड phi3 की वैल्यू आ जाएगी E3 डॉट DS3। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है हर पॉइंट पर, तो 1 और 2 के लिए क्या होने वाला है, देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर ऐसा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल 0 रहेगा। आया क्या ध्यान में? E1 और DS1, E1 हमेशा रेडियली आउटवर्ड, E2 भी रेडियली आउटवर्ड, E3 भी रेडियली आउटवर्ड। डेल्टा S1 ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, S2 ये एरिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके कारण डॉट प्रोडक्ट है cos 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण cos 90 0 आएगा, ये 0 होने वाला है। सो सिर्फ बचेगा E3 जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इनटू कर सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एल इक्वल टू फ्लक्स। बट अब गॉस को याद करेंगे तो गॉस ने कहा है ये फ्लक्स रहता है y इक्वल टू q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, तो अगर लैम्बडा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और एल इसकी लेंथ है, तो लैम्बडा इंटू एल चार्ज इसके अंदर रहेगा। ये भी फ्लक्स है, ऊपर के फ्लक्स के वैल्यू के साथ इक्वेट करते हैं, ये आ जाएगा E2 पाई आर एल, कुछ कैंसिल हो रहा है तो E की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पाई इधर आ गए, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा वैसा ही है लैम्बडा बाय आर। आर क्या है, तो इसकी रेडियस। क्या यही रिलेशन है हमारा? एंड ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कोई लॉन्ग कंडक्टर है तो वहां से कोई पॉइंट होगा P डिस्टेंस पर, सॉरी P R डिस्टेंस पर, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन आर। क्या सही है? दूसरा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, देखते हैं। फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinite plane sheet। हमने इस प्रकार की शीट निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं।
एक मिनट हाँ। ये इस प्रकार की कंडीशन रहेगी कि ये बड़ी बड़ी शीट है डार्क में जो दिखाई है, और एक छोटा ये गॉसियन सरफेस है जो यहाँ से आर पार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगे तो हमें एक छोटी लाइन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सो इस प्रकार से इस प्लेन के थ्रू आर पार जाने वाला ये हमारा गॉसियन सरफेस रहेगा। सो अब हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर अगर एरिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो देखो एक चीज तो पक्की है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कहा था कि फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए कहना पड़ेगा कि फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। जरा अच्छा कर लेते इसको। हाँ, ये इस प्रकार की शीट है और ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने दिखाया है। ठीक है, अब एरिया चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो हमें पक्के से पता है कि सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इट विल बी इस प्रकार से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अब एरिया वेक्टर देखो, मैं एरिया वेक्टर अब सबके निकालने जाता हूँ तो ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड रहेगा, नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड रहेगा, साइड वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर आने वाला रहेगा, इसका उस डायरेक्शन में जाने वाला रहेगा। सिर्फ ये दोनों सरफेसेस ऐसे हैं कि जिनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में रहेगी, बाकी सभी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा पाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो ये आने वाला है 2 टाइम्स ई इंटू ए। क्या सही है क्या सर? 2 कहाँ से आ गया? ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, सो टोटल फ्लक्स जो रहेगा ई डॉट डी एस करते हैं
यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू 0 आती है। तो सिर्फ पहला और दूसरा एरिया है जिसके कारण फ्लक्स रहने वाला है। गॉस कहता है ये रहेगा सिग्मा इंटू ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनक्लोज चार्ज। ये इस प्लेट पर चार्ज है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्मा इंटू ए क्यू इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या सही है? ऑब्वियसली डायरेक्शन के बारे में बात करनी होगी तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि अगर आपको ये गॉस थ्योरम पता है तो आप ये वैल्यूज कितनी आसानी से निकाल सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट field due to uniformly charged spherical shell। क्या है हमारे पास? एक स्फेरिकल शेल। सो अगर इस प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है हमारा P1 पॉइंट यहाँ पर है, P2 पॉइंट सरफेस पर है, P3 पॉइंट इनसाइड है। क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे सर, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो फॉर P1 फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ए। आपको पता है यहाँ पर फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड रहेगा, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन वो, तो cos थीटा 1 आ जाएगा बिकॉज थीटा की वैल्यू 0 है। सही है क्या? ये लाइंस बाहर जाएगी और एरिया वेक्टर भी इस प्रकार से रहेगा और ये तो थीटा 0, तो ये आ जाएगा ई ए इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड। अगर मैं सिग्मा के टर्म में बात करता हूं तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या सही है? तो इसे अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये इसको भी मैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को क्यू ही लिखता हूँ। सो ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के साथ चले गए, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा हुआ as if
complete charge is situated at center. Same is true for point P2. ठीक है, ये P1 के लिए लिखा, सेम इज ट्रू फॉर पॉइंट P2. अब P3 के लिए देखो, Q इनसाइड कितना रहेगा? इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सर ये शेल है, ये खाली जगह है, इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है. Q इनसाइड की वैल्यू 0 हो गई, Q इन अपॉन इप्सिलॉन नॉट 0 हो गया, तो E इंटू ए 0 होगा. A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज शेल विल बी 0. क्या आया क्या ध्यान में? Yes, sir. इस चार्ज शेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सो कोई भी चार्ज नहीं है. सो ओवरऑल ऐसा हुआ कि अ चार्ज शेल बिहेव्स पॉइंट चार्ज फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द शेल एंड फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. तो विथ दिस